क्या करेंगे, खेलेंगे, ठीक है, संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो इस पार्ट के अंदर आपका गुणनखंड और गुणज के बारे में है कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड की बात करते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। यदि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि 4 है, 4 का आप किस से भाग दे सकते हो कि हमको शेषफल 0 ही मिलना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। तो जैसे 4 को अभी मैं 1 से भाग दूं तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, तो नीचे मेरे को 0 मिल गया माइनस करने पर। यदि मैं 2 को 4 से करूँ भाग तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए तो 0, और अगर मैं 4 को 4 से भाग दूं तो 4 एकम क्या हो जाएगा मेरा, 4 माइनस 0। तो मेरे 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 4। तो अब आपको है ना उदाहरण से समझ में आया कि कैसे गुणनखंड की परिभाषा बताई कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका पूरा पूरा विभाजक होता है। तो देखो 4 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1, 2 और 4। तो देखो 1 से भी पूरा पूरा विभाजित है, 2 से भी पूरा पूरा विभाजित है और 4 से भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और शेषफल हमको 0 मिलता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस संख्या के गुणनखंड। आप ऐसे बहुत सी संख्याओं के क्या कर सकते हो, गुणनखंड देख सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या आने चाहिए, पहाड़े आने जरूरी है कि वो संख्या किस किस पहाड़े के अंदर आती है। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 12। तो 12 किस किस के पहाड़े में आ सकता है। तो देखो 1 के पहाड़े में भी आता है 12, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, 4 के, 5 में नहीं आता, फिर 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9, 10 में नहीं आता, 11 नहीं, और स्वयं खुद ही की संख्या में। तो 12 के गुणनखंड मेरे कितने हो गए, ये मेरे 12 के गुणनखंड है। अब हम गुणनखंड आपने देख लिया कि हम गुणनखंड किसको बोलते हैं, कि पूरी पूरी संख्या का बोलता है। अब हम देखते हैं कि गुणनखंड की क्या क्या विशेषता है, कि क्या क्या उसके गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म है कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। देखो एक सब में आ रहा है ना, 1 के पहाड़े में सारी संख्या आती है, तो नंबर जो 1 है, संख्या 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड माना जाता है। दूसरा है संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड है। दिख रहा है आपको, यहाँ मैंने 12 का उदाहरण दिया, तो यहाँ पर 12 खुद वो संख्या भी आ रही है ना, तो प्रत्येक संख्या अपनी ही संख्या का एक गुणनखंड होता है। तीसरा है आपका उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था 4 का उदाहरण देकर कि वो इसके गुणनखंड ये थे, तो ये इनके क्या है, पूर्ण विभाजक है। इससे हमको क्या मिलता है, 0 प्राप्त होता है भाग देने पर। उसके बाद है दी हुई संख्या का गुणनखंड संख्या से छोटा व बराबर होता है। जो गुणनखंड होते हैं, जो संख्या हमको दे रखी है उससे छोटी होती है या उसके बराबर। जैसे आपको दिख रहा है 4 से छोटी संख्या है और उसके बराबर है, 12 में भी देखो उससे छोटी संख्या है और 12 है, बड़ी संख्या नहीं। तो गुणनखंड में एक चीज हमेशा याद रखनी कि जो भी गुणनखंड है दी हुई संख्या से या तो छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। पांचवा है संख्या परिमित। परिमित मतलब गिनी हुई होती, हम उनके गुणनखंडों को क्या कर सकते हैं, गिन सकते। क्या कर सकते हैं, गिन सकते। जैसे मैं यहाँ गिन सकती हूँ ना, 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई 6 गुणनखंड किसके हैं, 12 के। ऐसे 4 के 1, 2, 3, तो ये निश्चित होते हैं, उनके गुणनखंड क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, हम उनको गिन सकते हैं। तो ये सारे गुणधर्म हमारे किसके थे, गुणनखंड के। अब हमारा है गुणज। गुणज मतलब क्या होता है, किसी गुणनखंड, गुणनखंड में हमने क्या किया, उसको बांटा, भाग दिया। गुणज में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, हम गुणज के अंदर गुणा करते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हो, गुणज में किसी भी संख्या का यदि हमको गुणज ज्ञात करना हो, जैसे 2 गुणा 3 6, तो अगर 6 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 होंगे, लेकिन गुणज किसको कहा जाएगा, 6 को, कि 2 और 3 को मैंने गुणा किया तो मेरा क्या आया, 6 आया। तो मल्टीप्लाई के वो कितने, उसको क्या कर सकते हैं हम, गुणा। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा करें। यहाँ पर हमने देखा था गुणनखंड में संख्या परिमित थी, मतलब हम गिन सकते थे, लेकिन गुणज में हम गिन नहीं सकते। तो इसका पहला गुणधर्म हो जाता है कि संख्या अपरिमित होती है। क्या होती है, संख्या अपरिमित होती है। किसके अंदर होती है, गुणज के अंदर। और प्रत्येक संख्या, जैसे गुणनखंड में स्वयं का गुणनखंड थी, वैसे इसमें दूसरा है कि भाई प्रत्येक संख्या खुद का एक गुणज होती है। क्या
क्या होती है, प्रत्येक संख्या अपना एक गुणज होता है नहीं होता। आप पहाड़े में देखते हो, सारे पहाड़े के अंदर देखते हो, जैसे 6 है तो 6 एकम 6, तो ये क्या होता है, सब अपना खुद का एक गुणज होती है। अब इसका तीसरा जो है, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि दी हुई संख्याओं के गुणनखंड क्या थे, छोटे और बराबर थे, लेकिन गुणज में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, बड़े होते हैं। जो दी गई संख्या के जो गुणज होते हैं वो संख्याओं से बड़े होते हैं। जैसे मैं 6 को 2 से गुणा करूँ तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 को मैं 3 से गुणा करूंगी तो क्या होगा, 6 दिया 18। तो आपको दिखाई देगा ये सारी संख्याएं क्या है, 6 से बड़ी। तो आपको समझ में आ गया कि गुणज के अंदर जिन भी संख्याओं के यदि गुणज दिए तो वो उन संख्याओं के या तो देखो बराबर होंगे 6, या तो उनसे बड़े होंगे, गुणनखंड में छोटे होंगे या उनके बराबर होंगे। तो ये मेरा क्या था, गुणनखंड और गुणज के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज आती है, पूर्ण संख्याएं जो होती है यदि वो इसकी दुगुनी हो जाए, या तो वो गुणनखंड हो या तो क्या वो संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हम उसको बोलते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होती है कि कोई भी या तो गुणज हो या गुणनखंड हो, उनका जोड़ क्या हो, उन संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ दुगुना दोगुना हो, क्या हो, संख्याओं का जोड़ दोगुना हो। जैसे हम देख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 6, ये किसके गुणनखंड है, मेरे 6 के गुणनखंड है। वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के में, 3 के और 6 के। यदि मैं इसको जोड़ूं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो ये मेरा क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, 6 का क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो यदि किसी भी संख्या का जोड़ यदि दुगुना आता है तो वो हमारी किसके अंदर आती है, संपूर्ण संख्याओं के अंदर आती है। नोट डाउन कीजिए। हमने देखा था, अब हम देखेंगे अभाज्य और भाज्य संख्या। गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है और भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड खुद एक या स्वयं वही संख्या होती है, या तो उनका गुणनखंड एक हो, हमने गुणनखंड देखा था कि सब में एक गुणनखंड आया था, एक स्वयं वो अपनी क्या हो, गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती। मतलब वो खाली एक के पहाड़े में और खुद ही के पहाड़े के अंदर आता हो, है ना, उसी से भाग जाता हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, तो 2 के पहाड़े में आता है, 3 में खुद में ही आता है, 1 और 3 के, 5 क्या है, 1 और 5, तो मतलब क्या हो रहा है, एक सबके अंदर है लेकिन स्वयं वो अपना ही गुणनखंड है, हम उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब इनको और हम क्या कर सकते हैं, आगे तोड़ नहीं सकते, मतलब और आगे भाग दे नहीं सकते। लेकिन एक चीज याद रखना कि 2 सबसे छोटी क्या होती है, अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, एक सम संख्या है। उसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी कैसी होगी, हमारी विषम संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में। अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, जैसे हमने देखा था 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इन सब के क्या होते हैं, अपने से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 9 के भी होते हैं, 3 के बारे में आता है 1, 3 स्वयं 9 के, तो 2 से अधिक हो गए, ठीक है। तो ये सारी संख्या हमारे भाज्य संख्या कहलाती है कि हम उसको आगे और क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब मैंने यहाँ पे आपको सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बताया। तो हम देखते हैं कि सम संख्या वे संख्या होती है जिनको हम क्या करते हैं, एक प्रतिरूप मिलता है हमको सम संख्याओं के अंदर। कैसे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो सब में हम क्या कर रहे हैं, 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो सबके अंदर 2 का अंतर आ रहा है हमारा, तो ये हमको क्या एक प्रतिरूप के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी सम संख्याएं होती है। विषम संख्या, इसके अंदर कोई भी प्रतिरूप नहीं होता। देखो शेष जो प्राकृत संख्या है वो हमारी, यहाँ पर भी प्रतिरूप तो दिखाई देता है, हम माइनस करते हैं, लेकिन उसके अलावा की जो शेष प्राकृत संख्याएं होती है वो हमारी क्या हो जाती है,
विषम संख्याएं कहलाती है। तो इसी आधार पर हम भाज्य और अभाज्य को देखते हैं। तो आपने देखा कि 2 जो है वो एक सम संख्या दिखा हमें, फिर भी वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और दूसरी जितनी भी विषम संख्याएं यहाँ पर वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या के अंदर हमारे सम और विषम ऐसी संख्याएं आती है जिनकी क्या हो, एक से अधिक क्या हो, उनके गुणनखंड। तो आपको इतना समझ में आया अभाज्य और भाज्य। अब हम पढ़ते हैं विभाज्यता की, संख्याओं की विभाज्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विभाज्यता की जांच के अंदर कि कौन सी संख्याएं 10 से विभाजित होती है। तो हम देखते हैं 10 से विभाजित, कि 10 से कौन कौन सी संख्या क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो संख्या दे रखी है, मान लो ये संख्या दे रखी है, तो इकाई के स्थान पर हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। तो वो पूरी तरह किससे विभाजित हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे आप उदाहरण में ये देख सकते हो, यदि मैं इसको 10 से विभाजित करूं, भाग दूं, तो ये होगा 10 एकम 10, 10 सते 70, 2 को 0 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 7 में से 7 गए 0, 6 को नीचे उतारा, 10 दूनी 20, वापस से क्या किया, 6 इधर आ गया, माइनस किया, इस 0 को मैंने नीचे उतारा, तो 10 6 7। तो आपने देखा हमको अंतिम क्या उत्तर मिला, 0 0। तो इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो वो सारी संख्याएं 10 से विभाजित होगी। वैसे अब हम देखते हैं कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। किससे, 5 से। ये हमने 10 की देखी, अब हम पढ़ते हैं 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। जैसे देखो 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं में जो अंतिम है, जैसे मान लो कोई संख्या है 35 है या 30 है, तो इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि इकाई के स्थान पर आपका 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो वो किससे विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। जैसे मैं 35 को 5 से करूं तो 5 सते 35, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0। ठीक है, यदि मैं 30 को 5 से विभाजित करती हूँ तो 5 6 30, 0 में से गए 0, 3 में से 3 गए तो 0। तो आपने देखा कि जहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 5 है, तो वो सारी संख्या किससे विभाजित होती है, हमारी 5 से। अब हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। देखो 2 से विभाज्यता करनी, ये देखने के लिए सबसे अच्छा आप पहाड़े देख सकते हो। जैसे 2 का देखो, 2 4 6 8 है ना, 10, ये सब क्या है, 5 से पूर्ण रूप से, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो इकाई के स्थान पर यदि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से। जैसे आप देखो 68 है, तो इकाई के स्थान पर मेरा 8 है, यदि मैं इसको 2 से भाग दूं, 2 तिया 6, 0 2 चौक 8 0। तो आपने देखा कि 2 से विभाज्यता में इकाई के स्थान पे यदि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो, तो वो सारी मतलब 0 हो, तो वो सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती है। अब हम पढ़ते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। अब हम क्या करते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम देख रहे हैं। 3 से, तो 3 से विभाज्यता के नियम के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने 10 का, 5 का, 2 का पढ़ा, ऐसे इकाई के स्थान पर हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मान लो 27 है, मैं आपको इसको उदाहरण के तहत समझाती हूँ। ये 27 है, 27 हमारे 3 के पहाड़े के अंदर आता है, लेकिन 17 है, वो 17 क्या 3 से विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम इसको किस तरह देखते हैं, जैसे मैं 2 के अंदर 7 को जोड़ू तो मेरा कितना हो गया, 9 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है।
अब ये है 8 + 7, तो मेरा कितना आया 8। तो ये इससे होता है विभाजित, 3 से नहीं। तो हम 3 के विभाज्यता में क्या देखते हैं कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है यदि हम उसको जोड़ते हैं और यदि वो जोड़ने पर जो गुणज होते हैं यदि वो 3 से विभाजित होते हैं तो ही वो 3 से विभाजित होंगे, अन्यथा तो क्या होगा, नहीं होगा। आया समझ में? ये तो विभाजित होगा 3 से, लेकिन ये विभाजित नहीं होगा। तो यदि हम योग करते तो वो हमारा क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित का नियम है। अब 6 से विभाजित में आप क्या कर सकते हैं, जैसे 6 से विभाजित तो जो संख्या 2 और 3 से, ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो कैसे, जैसे आप देखते हो 18, तो 18 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 नम, ठीक है। 18 3 के पहाड़े में आता है, 3 6, ठीक है। तो ये 6 से विभाजित होगा, क्यों, क्योंकि यदि देखो 1 + 8 करते हैं तो 9 आता है, तो मुझे पता है 9 3 से विभाजित भी होता है। और अगर है ना मैं 2 से 18 को करूँ तो यहाँ 8 आया तो 2, तो 6 से विभाज्यता के नियम में आता है कि यदि हम क्या करें, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वो किससे विभाजित होती है, हमारी 6 से विभाजित होती है। और भी विभाज्यता के जो नियम है वो हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि 11 से विभाजित कैसा होता है, 4 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज क्या क्या होते हैं, लघुत्तम समाप्रत्यय और महत्तम समाप्रत्यय क्या होते हैं, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।